बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सेकेंड ईयर की मैथ्स का हमारा लेक्चर नंबर 58 है और इसमें हमने चैप्टर 3 स्टार्ट करना है, जो कि चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हुआ है और उसके साथ इसका लिंक भी बनता है। चैप्टर 3 बेसिकली इंटीग्रेशन का चैप्टर है और इंटीग्रेशन बेसिकली जो डिफ्रेंसीशन थी चैप्टर 2 में जो हमने पढ़ी है सारी, वो उसका रिवर्स प्रोसेस है। तो इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेशन भी कहते हैं, यानी डेरिवेशन का एंटी प्रोसेस। तो हेडिंग लिखी है मैंने इंटीग्रेशन या स्लैश डाल के लिखा है एंटी डेरिवेशन, यानी ये असल में डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो मैं इसको डिफ़ाइन यूँ करता हूँ, डेफिनेशन इसकी, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन, या इसको एंटी डेरिवेशन भी कहते हैं। तो जिस तरह चैप्टर 2 में हम फाइंड करते रहे हैं डेरिवेटिव्स, यहाँ हम फाइंड करेंगे एंटी डेरिवेटिव। वहाँ हम अगर डिफरेंशिएट करते रहे तो यहाँ हम इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, इसकी जो प्रॉपर इंटीग्रेशन का जो स्टार्ट है वो तो 3.2 से होगा। चैप्टर 3 का जो 3.1 का काम है वो इंटीग्रेशन से रिलेटेड नहीं है। तो हमने 3.2 से 3.8 तक टोटल इसकी 8 एक्सरसाइजेज हैं, जिनमें से 3.2 से 3.8 तक जो काम है वो इंटीग्रेशन का है। जो 3.1 है वो थोड़ी सी डेरिवेटिव से रिलेटेड एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले तो ये कर लेते हैं कि जो इंटीग्रेशन की मैंने डेफिनेशन लिखी इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ताकि फिर हम इस काबिल हो सकें कि चैप्टर का हमें पता हो कि इसमें क्या काम करना है। तो मैं जैसे मैंने लिखा है कि ये असल में क्या है, ये रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का, इसलिए इसको इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेशन कहते हैं। तो मैं ये बता दूं सबसे पहले कि जिस तरह चैप्टर 2 के अंदर, अब इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल से बात करूंगा शुरू, बल्कि हम यूँ कह लेते हैं कि इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे। चैप्टर 2 के अंदर आप लिखा करते थे d/dx, यूँ लिखा करते थे। ऊपर वाला d बताता था डेरिवेटिव और नीचे वाला d बताता था किसकी रिस्पेक्ट से है। तो d/dx का मतलब हुआ करता था डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे वो फंक्शन लिखा होता था जिसका हम डेरिवेटिव लिया करते थे। तो यहाँ अगर मैं लिखूँ x पावर n, तो इसका मतलब होता था कि ये x पावर n का डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव क्या हुआ करता था, n शुरू में और एक पावर हम कम कर दिया करते थे। ये था डिफरेंशिएशन का प्रोसेस। अब जब इसी को इंटीग्रेट करेंगे, देखें यहाँ मैं बीच में पार्टीशन ड्रा करता हूँ, यहाँ हम करते हैं इसका एंटी प्रोसेस, जिसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं, इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेशन। इसमें क्या होगा, ये जो ऊपर वाला d लिखा हुआ है ना, इसका एक रिवर्स इन्वर्स सिंबल होगा। जैसे देखें साइन है ना आपके पास, साइन थीटा, इसका इन्वर्स क्या होता है, साइन इन्वर्स थीटा लेट से। तो ये अगर फंक्शन है तो ये उसका इन्वर्स फंक्शन है। इसी तरह से अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें तो स्क्वायर रूट का जो इन्वर्स होता है, मतलब उसका जो रिवर्स प्रोसेस है वो उसका स्क्वायर है। ये दोनों इकट्ठे लिखे हों तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। साइन के साथ साइन इन्वर्स लिखा हो तो ये उसको क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है, और हमारा जो आंसर है वो सिर्फ क्या आ जाता है, थीटा। इसी तरह से d जो डेरिवेटिव का सिंबल है, डिफरेंशियल का सिंबल है, इसका जो रिवर्स सिंबल है वो ये है। ये s की तरह का सिंबल है, इस तरह का, जिसको रो बोलते हैं। इसका जो मैथमेटिकल नेम है, जिस तरह अल्फ़ा बीटा गैमा होता है ना, इसको रो बोलते हैं। और ये जस्ट लाइक जिस तरह ये समेशन हुआ करता था ना, इसका पर्पज़ भी क्या होता है, सम करना, इसका पर्पज़ भी सम ही होता है। लेकिन ये जो साइन है ये वाला, ये जो इंटीग्रेशन है उसके लिए यूज़ करते हैं हम। तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया, जिस तरह वहाँ d था। अब चूँकि ये उसका रिवर्स है, तो वो जो नीचे dx लिखा हुआ है वो बताता था कि किसकी रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है। अगर वहाँ dx डिवाइड हो रहा है तो रिवर्स जब होगा तो यहाँ पे dx मल्टीप्लाई होगा। अब इसके अंदर जो लिखना है ना, आप यहाँ देखें समेशन के अंदर मैं लिखता था, अगर इस तरह फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते आए के स्क्वायर लिखा होता था, तो मतलब ये होता था कि इस के स्क्वायर के ऊपर सम अप्लाई करना है। इसी तरह यहाँ जो लिखेंगे वो फंक्शन होगा जिसको इंटीग्रेट करना होगा। तो अगर x पावर n वहाँ पे डिफरेंशिएट हो रहा है और यहाँ अगर हम उसको इंटीग्रेट करें x पावर n को, तो देखें उसका रिवर्स कैसे होगा।
वहाँ पे रिवर्स ये था कि पावर शुरू में मेथड ये था कि पावर शुरू में ला के एक पावर कम करते थे, यानी एक पावर माइनस होती थी और मल्टीप्लाई होती थी पावर। यहाँ उसका रिवर्स क्या होगा, रिवर्स ये होगा कि बजाय कम होने के यानी -1 करने के बजाय +1 होगा और मल्टीप्लाई करने के बजाय डिवाइड होगा। तो ये आ जाएगा उसका रिवर्स प्रोसेस। अब वहाँ पावर माइनस पहले करते थे और जो मल्टीप्लिकेशन है वो पहले करते थे और पावर -1 बाद में करते थे। यहाँ +1 पहले करना है और डिवाइड बाद में करना है। तो ये उसका हो गया रिवर्स प्रोसेस। अब इसकी एक एग्जांपल बनाते हैं ताकि ये बात हमें सही तरह समझ आ सके। देखें, मैंने अगर एक एग्जांपल यहाँ कोट करता हूँ आप लोगों के सामने। एग्जांपल ये है कि मैंने डेरिवेटिव फाइंड करना है d/dx ऑफ x³ का। तो आप जानते हैं क्या होता है, 3x² पावर शुरू में ला के एक पावर कम कर दी है। इसका मैंने डेरिवेटिव फाइंड किया, 3x² आया। अब मैं 3x² को इंटीग्रेट करता हूँ इसको, तो मैं देखता हूँ कि क्या मुझे वही आंसर मिलेगा। तो देखिए, जब इंटीग्रेट करेंगे इस तरह फर्स्ट ईयर में समेशन में अगर कोई नंबर कोई कांस्टेंट लिखा होता था तो उस कांस्टेंट को आप बाहर लिख दिया करते थे, ठीक है। यानी समेशन एक लीनियर ऑपरेटर है। डेरिवेटिव के अंदर भी आपने देखा कि अगर कोई कांस्टेंट लिखा हो तो कांस्टेंट को आप बाहर लिख देते हैं, डेरिवेटिव सिर्फ वेरिएबल पे अप्लाई होता है। इसी तरह से इंटीग्रेशन भी एक लीनियर, इंटीग्रल का जो साइन है ये भी लीनियर ऑपरेटर है। कांस्टेंट बाहर लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन सिर्फ किस पे अप्लाई होगी, वेरिएबल पे। तो 3 बाहर लिख दें तो किस पे अप्लाई होनी है, x² पे। और अभी हमने पढ़ा है कि क्या करते हैं इंटीग्रेशन में, पावर में 1 ऐड करते हैं, 2 में 1 ऐड करें कितना हो जाएगा 3, और उसी से डिवाइड कर दें तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो आंसर कितना आया हमारा, x³ आंसर आ गया। देख लें, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड किया x³ का, x³ का डेरिवेटिव फाइंड किया तो हमारा आंसर आया था 3x²। और 3x² का हमने इंटीग्रल फाइंड किया तो हमारा आंसर आ गया x³। यानी इसका इंटीग्रल फाइंड किया तो दोबारा कहाँ चले गए हम, यहाँ पे। तो फॉरवर्ड मूव किया, वहाँ से इधर आए तो डिफ्रेंसिएशन है, डेरिवेटिव है। और यहाँ से रिवर्स उधर जाएं तो हम क्या फाइंड करते हैं, इंटीग्रल या इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गई है बात इस एग्जांपल से कि ये जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है ये डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है। x² का, x³ का डेरिवेटिव 3x² था और 3x² का इंटीग्रल दोबारा क्या आ गया, x³ आ गया। ये हमारा था आज का काम। तो ये असल में डिफरेंस इन जो इंटीग्रेशन है उसकी बेस थी। अब एक चीज़ थोड़ी सी और क्लियर कर लेते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको समझाना। चूँकि ये रिवर्स प्रोसेस है तो हमें आंसर एग्जैक्ट वही मिलना चाहिए। अब होता ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं अगर डेरिवेटिव लेता हूँ x³ का तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 3x²। मैं अगर डेरिवेटिव लेता हूँ x³ + 10 का तो मुझे आंसर मिलेगा 3x² और 10 का क्या हो जाएगा, 0। लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर डेरिवेटिव लेता हूँ x³ - 5 का तो आंसर आएगा 3x² और -5 का क्या हो जाएगा, 0। इधर 10 का 0 हो गया, इधर -5 का 0 हो गया। इसी तरह कोई भी आप अगर ऐसा फंक्शन लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 2 हम, तो 3x² + 2 का क्या हो जाएगा, 0। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि ये तीनों जो चारों जो फंक्शंस हैं, x³ x³ + 10, x³ - 5, x³ + 2, कोई भी कांस्टेंट ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। अब इन सारों का एक ही डेरिवेटिव आ रहा है, 3x², 3x², 3x²। अब जब मैं इंटीग्रेट करूंगा 3x² को तो जो हमारा आंसर आना चाहिए वो एग्जैक्ट वही होना चाहिए जिसका हमने डेरिवेटिव लिया था। अब हमें तो नहीं पता है कि ये जो 3x² है ये वाला लिखा है मैंने, ये वाला लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। हमें जो आंसर मिलना है वो भी आपके सामने है। हमें तो 3x² का इंटीग्रल सिर्फ x³ मिलना है, तो हमारा तो आंसर आएगा सिर्फ x³। वो जो कांस्टेंट था 10 - 5 या 2 वो तो प्रिडिक्ट नहीं हो सका कि वो कौन सा था। तो जो डेरिवेटिव लेते हुए कांस्टेंट 0 हो जाता है, चूँकि 10 का भी डेरिवेटिव 0 है, -5 का भी 0 है, 2 का भी 0 है। तो हम जब उसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं तो वो कांस्टेंट हम नहीं गेस कर पाते या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कौन सा कांस्टेंट था। तो जब हमें नहीं पता चलता तो फिर हम अपने आंसर में c लिख देते हैं, +c। +c का मतलब क्या है कि वो जो भी कांस्टेंट हुआ होगा वो c हुआ होगा, यानी c के बारे में हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता। इसीलिए जब हम इसका आंसर लिखते हैं तो हर इंटीग्रल के आंसर में हमने क्या लिखना होता है, c। उधर भी c लिख देंगे, इधर भी क्या लिख देंगे,
इस सी को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होता है और ये वो कांस्टेंट होता है जो डेरिवेटिव लेते हुए हमें से ज़ीरो हो गया था और वो रिवर्स होते हुए हमें समझ नहीं आ रही कि वो कौन सा होगा। अगर तो ये वाला था तो इसमें सी कितना होगा 10, अगर ये वाला है तो इसमें सी कितना होगा -5, अगर ये है तो यहाँ सी कितना होगा 2। तो इसलिए चूँकि सी का हमें पता नहीं होता, इसलिए इस इंटीग्रेशन को आप देखें तो ये इसको कहा जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट कहने का मतलब ही क्या है? गैर यकीनी। गैर यकीनी का मतलब ये है कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि वो कांस्टेंट क्या होगा, इसलिए इसको हम इनडेफिनेट कहते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सी, सी की वजह से इसको कहा जाता है इनडेफिनेट। अगर हमें सी का पता चल जाए तो फिर हम इसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अब मैं आप लोगों के सामने ये तो चलो मैंने आपको इंटीग्रेशन की बेस समझा दी है। इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर काम होगा, जो प्रॉपर हम इसका काम शुरू करेंगे वो होगा एक्सरसाइज 3.2 से लेकर 3.8 तक। अगर सिर्फ इनडेफिनेट की बात करें तो 3.2 से 3.5 तक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगी और फिर 3.6, 3.7, 3.8 के अंदर आप डेफिनेट भी पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि जो 3.2 से 5 तक टोटल बनती हैं आपके पास 4 एक्सरसाइजेज 2, 3, 4, 5, इनके अंदर आपको मिलेगी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो मैं आप चैप्टर की पूरी समरी लिखता हूँ और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमने किस तरह इसका स्टार्ट करना है। अच्छा जी, अब मैंने आप लोगों के सामने एक समरी लिख दी है और समरी इस तरह से है कि 3.1, 3.2 से 5, 3.6, 7 और 8 अलग अलग मैंने कैटेगराइज कर दी हैं। 3.1 के अंदर आप सीखेंगे यूज़ ऑफ डिफरेंशियल्स। डिफरेंशियल्स क्या चीज़ है ये भी हम सीखने लगे हैं। 3.1 हमने इसी पे पढ़नी है सारी। डेरिवेटिव तो आपने चैप्टर 2 में पढ़े हुए हैं। डेरिवेटिव और डिफरेंशियल में थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो भी हम सीखेंगे कि डिफरेंशियल क्या है और एंड हाउ टू फाइंड डिफरेंशियल्स। फिर असल जो काम, जो चैप्टर का नेम है इंटीग्रेशन, वो शुरू होगा 3.2 से 3.5 तक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगी और फिर 3.6 में आप पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसका फ़र्क आपको समझ आएगा कि इनडेफिनेट डेफिनेट में क्या फ़र्क होता है। मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी है कि सी की जो प्रेजेंस है वो इसको इनडेफिनेट बना देती है और जब सी की वैल्यू मिल जाए हमें तो फिर हम उसे डेफिनेट कहते हैं। और 3.7 में फिर आप सीखेंगे एप्लीकेशन। जिस तरह चैप्टर 2 के अंदर आपने डेरिवेटिव्स पढ़े 2.7 तक, फिर 2.8, 9 और 10 में डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशन पढ़ी थी। बिल्कुल इसी तरह से आप ये 3.7 में एरिया अंडर द कर्व, एरिया निकालना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन की एक एप्लीकेशन आपको नज़र आएगी। फिर 3.8 में आप सीखेंगे सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होंगी उनको हमने सॉल्व करना सीखना है। जिस तरह हम लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, इसी तरह हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो ये इसकी ओवरऑल एक समरी है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ख़ास तौर पे आप जब फ्यूचर में किसी भी इंजीनियरिंग की फील्ड में जाते हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या कोई और फील्ड हो, इवन अगर प्लेन डिग्रीज़ में आप चले जाएँ BS फिज़िक्स, BS मैथ्स वगैरह या CS या टेलीकॉम की तरफ, तो वहाँ पे भी आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा सेकेंड ईयर के मैथ्स की जो ये समझ लें कि ज़रूरत पड़ती है वो चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन और चैप्टर 3 इंटीग्रेशन है। इसके अलावा चैप्टर 6 जो हम पढ़ेंगे कोनिक सेक्शंस का, वो हमारा इंशाल्लाह जो लास्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे वो वाला होगा हमारा। तो ये चीज़ें जो हैं, ये 3 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनकी है आगे आपके फ्यूचर के हवाले से। इसके अलावा एंट्री टेस्ट जब आप देते हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे भी आपको चैप्टर 2, 3 और 6 की खासी ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोगों ने ख़ास तौर पे ये तैयार करने हैं, बल्कि इसमें चैप्टर और भी ऐड कर लें, 4 भी ऐड कर लें। तो 2, 3 और 4, 6 ये 4 चैप्टर ऐसे हैं कि जो आपकी ना सिर्फ सेकेंड ईयर में आपको इनकी सपोर्ट मिलती है और फ्यूचर में भी इसका अच्छा खासा आपके जो स्टडीज़ हैं उनके अंदर रोल होता है इनका। तो अब हम आते हैं जी 3.1 पे, जिसकी हेडिंग लिखी थी हमने यूज़ ऑफ डिफरेंशियल्स। इसमें डिफरेंशियल्स को सीखना है हमने। डिफरेंशियल्स की मैंने हेडिंग दी और मैं आपको समझाता हूँ कि ये डिफरेंशियल क्या चीज़ है। इससे पहले आपको ये समझाने के लिए एक कंपैरिजन बताता हूँ डेरिवेटिव के साथ डिफरेंशियल का। तो यहाँ डिफरेंशियल की हेडिंग दे दी मैंने, जहाँ पे मैं पार्टीशन ड्रा करके लिखता हूँ डेरिवेटिव, और फिर आपको समझ आ जाएगा कि क्या फ़र्क होता है डेरिवेटिव में और डिफरेंशियल में। देखें, एक फंक्शन लेते हैं दोनों तरफ कॉमन सा, y = x²। इधर भी हम लेते हैं y = x²। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ मुझे डेरिवेटिव फाइंड करके दें। अगर मैं आपसे कहता हूँ फाइंड डेरिवेटिव, तो ये बात इनकम्प्लीट है, मेरा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है?
डेरिवेटिव हमेशा ये बताना पड़ता है कि किस की रिस्पेक्ट से लेना है आपने। तो सिर्फ इतना कहना फाइंड डेरिवेटिव ये काफ़ी नहीं होगा। अगर मैं ये कहता हूँ फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो y का 1 हो जाएगा। और अगर मैं कहता हूँ फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर x का 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये मैटर करती है बात। तो यहाँ जब मैं कहूँगा फाइंड डेरिवेटिव, तो साथ बताना पड़ेगा किस की रिस्पेक्ट से है। तो फिर आपको अगर मैं कहता हूँ कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करें, अब मेरी बात पूरी हो गई है। अब हम कहेंगे y का क्या होगा, dy का मतलब क्या है, y का चेंज, ठीक है। और अगर डिवाइड कर देंगे dx पे, तो इसका मतलब होगा x की रिस्पेक्ट से। इधर क्या होना है, x² का 2x, ये x² का चेंज है। और फर्दर x का क्या होगा, चूँकि x की रिस्पेक्ट से dx/dx क्या हो जाएगा 1, तो वो आम तौर पे हम लिखते नहीं होते। ये तो हो गया डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ने क्या बताया, डिपेंडेंट चेंज, एक वेरिएबल का दूसरे पे जो डिपेंड करने में चेंज आता है वो बताता है ये आपको। यहाँ डिफरेंशियल की तरफ आए तो सिंपल वर्डिंग में याद रखें, डेरिवेटिव और डिफरेंशियल में फ़र्क ये है कि डेरिवेटिव होता है किसी की रिस्पेक्ट से चेंज, जबकि डिफरेंशियल होता है किसी वेरिएबल का उसकी अपनी रिस्पेक्ट से चेंज। यानी y का चेंज तो बस y का चेंज y के हिसाब से ही देखना है, किसी और के हिसाब से नहीं देखना आप लोगों ने। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशियल जो है वो इंडिपेंडेंट चेंज है। मैं अगर कहता हूँ कि y में बताएं y का डिफरेंशियल लें, तो y का डिफरेंशियल होगा dy बस। dy का मतलब क्या है, y का चेंज, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा ये। अब अगर x² की बात करें तो x² का चेंज क्या होता है, 2x, जो हमने यहाँ भी लिखा था। फ़र्क क्या पड़ेगा, फर्दर जो x का था डेरिवेटिव 1 था। 1 क्यों था, क्योंकि ये था x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से, तो वो दोनों कट जाते हैं, कितना आंसर आता है 1। जबकि यहाँ जब हम कहेंगे फर्दर x का डिफरेंशियल, तो वो सिर्फ dx होगा। dx का मतलब क्या, x का चेंज, तो y का dy, x² का 2x, वही जो पावर रूल होता है। लेकिन फर्दर जो है dx/dx नहीं होगा, यानी x की रिस्पेक्ट से नहीं होगा, सिर्फ x का चेंज dx ही होगा बस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिफरेंशियल है ये इंडिपेंडेंट चेंज होता है। y का चेंज dy, x का dx, z का dz, u का du एंड सो ऑन। तो ये बात अगर आपको क्लियर है तो एक एग्जांपल और कोट कर लेते हैं। अब यहाँ लिखता हूँ मैं y = sin x। तो अब मैं कहूँ डेरिवेटिव, तो आप कहेंगे dy/dx, साइन का क्या हो जाएगा cos x, और x का क्या फर्दर क्या हो जाएगा, x का 1, डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। यहाँ हम जब कहेंगे y = sin x, तो y का डिफरेंशियल होगा dy, और यहाँ कहना नहीं पड़ता किसकी रिस्पेक्ट, सिर्फ इतना लिखा करेंगे टेकिंग डिफरेंशियल बस। साइन का क्या हो जाना है cos, वही जो चेंज का फार्मूला चैप्टर 2 में आपने पढ़ा हुआ है। फर्दर x का क्या हो जाएगा dx। तो ये फ़र्क होता है डेरिवेटिव में डिफरेंशियल में, यहाँ डिपेंडेंस होती है, यहाँ डिपेंडेंस नहीं होती। अच्छा, अब ये दोनों कन्वर्टेबल हैं एक दूसरे के अंदर, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये उसमें कन्वर्ट हो सकता है। यही dx अगर यहाँ से यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इसकी डिपेंडेंस ख़त्म कर दें जो नीचे लिखा हुआ है, इसको इधर ले आएँ, तो ये बन जाएगा डिफरेंशियल। और इसी में अगर हम इस dx को वहाँ जाके डिवाइड कर दें, यानी y के चेंज को x के चेंज पे डिपेंड करवा दें, तो फिर ये बन जाएगा डेरिवेटिव। तो ये दोनों आपस में कन्वर्टेबल हैं, इंटरचेंजेबल हैं, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब अगर आप डिफरेंशियल से भी डेरिवेटिव फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं, सिर्फ dx को वहाँ जाके क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो ये डेरिवेटिव का और डिफरेंशियल का फ़र्क है। अब मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बताऊँ, अगर कोई आपसे पूछ ले कि क्या डिफरेंस है डेरिवेटिव में और डिफरेंशियल में, तो डेरिवेटिव बताता है एक वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल की रिस्पेक्ट से चेंज, जबकि डिफरेंशियल जो है वो उसी वेरिएबल में बताता है चेंज, किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होती। y अगर 3 से 5 हो गया तो हम कहेंगे y में 2 चेंज आया, तो dy/2 होगा। अब ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करवाने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ता है दोनों तरफ dx के साथ, ये जिसके ऊपर आप डिपेंड करवाना चाह रहे हैं। तो मैं अगर इसको dy को दोनों तरफ dx से डिवाइड कर दूँ, तो ये dx से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब अब हम कहेंगे y का चेंज x की रिस्पेक्ट से, तो वो cos x है, ठीक होगी बात। और अगर ना डिवाइड करते तो फिर ये होता है y का चेंज, ये होता है x का चेंज। तो ये इंडिपेंडेंट चेंज और ये डिपेंडेंट चेंज हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। अच्छा जी, मैंने 3.1 का स्टार्ट किया है। क्वेश्चन 1 लिखा है, इसके 3 पार्ट्स हैं और आपसे कहा गया है फाइंड डेल्टा y एंड dy। डेल्टा y और dy आपने फाइंड करना है और इन द फॉलोइंग केसेस ये आपके पास एक फंक्शन लिखा हुआ है और साथ ही बताया गया है कि x चेंज हो रहा है 3 से 3.5
2। अच्छा, अब थोड़ा सा आप समझें कि डेल्टा वाई और डी वाई आपने इससे पहले कहाँ पढ़ा था। चैप्टर 2 में 2.1 और 2 करते हुए आपने डेरिवेटिव का बाय डेफिनेशन मेथड पढ़ा था, जिसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहा था हमने। वहाँ डेल्टा वाई और डी वाई का फ़र्क मैंने आप लोगों को समझाया था। अभी एक बार फिर मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दूँ आप लोगों को। ये फंक्शन अगर आप ऑब्जर्व करें y = x² - 1 एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसका ग्राफ पैराबोलिक बनता है। ग्राफ से फेमिलियर होना ज़रूरी आप लोगों के लिए नहीं है। सिर्फ इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल यूज़ करना है हमने। ग्राफ से अगर फेमिलियर होंगे तो अच्छी बात है, अच्छा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको एग्जैक्ट ग्राफ का पता हो। हमारा काम यहाँ डिफरेंशियल से रिलेटेड है सिर्फ। तो ये समझ लें कि ये ग्राफ है, हम एक रफ स्केच बनाते हैं, लाजमी नहीं किसी का ग्राफ हो, वैसे स्केच बना के देखें आप। ये एक कर्व है आपके पास, और ये मैं कहता हूँ कि x, यहाँ पे x है 3 और यहाँ पे x है 3.02। यही बता रहा है वो कि x चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.2। वो कह रहा है कि x अगर 3 से चेंज होकर 3.2 हो जाए तो आप मुझे बताएं कि इसके दरमियान में कितना चेंज है ये वाला। तो ये चेंज है 0.02 का, जिसको हम x का चेंज कहते हैं, dx। इसको डेल्टा x भी कहा जा सकता है। चेंज अलोंग द लाइन भी है और कर्व तो बनती नहीं है, तो डेल्टा और d क्या होते हैं, बराबर। अब इसके बिल्कुल ऊपर ये y है और ये इसके ऊपर बिल्कुल y है ये। अब देखिए पहले y यहाँ तक था, अब y ये हो गया। तो ये जो y में चेंज है ना, ये वाला, ये जो चेंज है, चूँकि ये कर्व के लॉन्ग चेंज है y में, इसको कहते हैं डेल्टा y। और अगर ये पार्टिकल इस पॉइंट से कर्व ना बनाता, स्ट्रेट मूव करता हुआ आता, तो फिर y में इतना चेंज आता, सिर्फ ये वाला। अब ये जो y में चेंज आता, ये जो कि लाइन के लॉन्ग चेंज है, इसको कहते हैं dy। तो dy चेंज अलोंग द लाइन होता है, डेल्टा y चेंज अलोंग द कर्व होता है। ये दोनों इक्वल नहीं होते, इसीलिए आपको ये दोनों फाइंड करने का कहा गया है यहाँ पे। ये इसका थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज करवा दिया। बाकी 2.1 का लेक्चर देखें तो वहाँ ये डिटेल से मैंने बात पढ़ाई थी आप लोगों को। अच्छा, आगे चलते हैं, अब शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन जो है। और अब आप देखें, हमें जो गिवन है वो y = x² - 1 है। डेल्टा हमने फाइंड करना है, तो डेल्टा के लिए वो जो बाय डेफिनेशन मेथड था उसी का सहारा लेंगे हम। उसके 2 स्टेप्स हमें सिर्फ करने पड़ेंगे, क्योंकि डिपेंडेंस नहीं लेके आनी हमने। तो आप जानते हैं y में डेल्टा y ऐड किया करते थे आप, और x में डेल्टा x ऐड किया करते थे। फिर डेल्टा y इधर ही छोड़ दिया करते थे हम। इसको साथ साथ सिंप्लीफाई भी करते जाते थे हम। a² + b² + 2ab, और y यहाँ ला के माइनस, डेल्टा y इधर ही छोड़ दें, x² + डेल्टा x² + 2x, और y की जगह उसकी वैल्यू पुट करें x² - 1। और आपको याद होगा ये सेकंड स्टेप हुआ करता था, और इसके बाद हम डिवाइड करते थे, फिर लिमिट अप्लाई करते थे। यहाँ डिवाइड भी नहीं करना, क्योंकि डिपेंडेंस तो लानी नहीं, हमने सिर्फ डेल्टा y फाइंड करना है। तो ये इसका आखिरी स्टेप ही होगा आपके पास बस। अब यहाँ देख सकते हैं, जब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो x² डेल्टा x² 2x डेल्टा x -1 -x² और +1, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, अब आपके पास डेल्टा y जो बना वो बना डेल्टा x² + 2x डेल्टा x। ठीक है जी। अब इसको ज़रा ऑब्जर्व करें, x चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.2 का मतलब ये है कि x की वैल्यू 3 थी और उसमें चेंज कितना आया, dx भी कह सकते हैं चेंज को, डेल्टा x भी कह सकते हैं। x के केस में ये दोनों बराबर होते हैं, y के केस में ये बराबर नहीं होते, क्योंकि x हमेशा लाइन पे रहता है और लाइन पे कर्व का और लाइन का चेंज हमेशा सेम रहते हैं। तो आप वैल्यूज़ पुट करें यहाँ पे, डेल्टा x की जगह 0.02 पुट करना है, x की जगह क्या पुट करना है 3, और फिर 0.02। अच्छा, ये कैलकुलेट करें तो 0.02 का जो स्क्वायर है ये बनता है 0.0004, और ये बनेगा 0.12। तो ओवरऑल आंसर आएगा 0.1204। ठीक है, तो डेल्टा y की जो वैल्यू हमारे पास आ गई है वो 0.1204 है। और डेल्टा y का मतलब क्या होता है, चेंज अलोंग दी कर्व। यानी ये अगर कर्व थी लेट्स से,
तो x अगर चेंज हुआ है 3 से 3.02 पे, तो ये जो कर्व के लॉन्ग चेंज आया था, ये जो चेंज है ये है हमारे पास डेल्टा y। अब अगर ये पार्टिकल स्ट्रेट मूव करे, स्ट्रेट लाइन में मूव करता, कर्व ना बनाता, तो ये चेंज आना था, और ये चेंज कौन सा होगा जिसको हम क्या कहते होते हैं, dy। अब हम dy कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो dy के लिए देखें आल्सो एक बार फिर लिखें, फंक्शन क्या था हमारे पास, ये फंक्शन था। अब हम कैलकुलेट करते हैं dy के लिए आज हमने सीखा है d का मतलब होता है डिफरेंशियल, तो लिख लें टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। ये आज आपको मैंने फ़र्क समझाया है डिफरेंशियल का और डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव में हम कहा करते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ सिर्फ हम कह रहे हैं डिफरेंशियल किसी की रिस्पेक्ट से नहीं कह रहे हम। तो y का डिफरेंशियल क्या होगा, dy, x स्क्वेयर का 2x, x का dx, x स्क्वेयर का 2x, और फिर फर्दर x का क्या होगा, जहाँ x का डेरिवेटिव 1 था अब वहाँ डिफरेंशियल dx होगा, और 1 कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव भी 0 और डिफरेंशियल भी 0। कांस्टेंट में ना किसी की रिस्पेक्ट से चेंज आता है और ना वैसे कभी कांस्टेंट चेंज होता है, 1 1 ही रहेगा, तो उसका जो चेंज है वो क्या हो जाएगा, 0। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो x की जगह क्या पुट करना है, 3, और dx की जगह 0.02, तो ये बनता है 0.12। अब आप खुद ऑब्ज़र्व करें, देखें यहाँ से कि dy 0.12 और वो 1204 है, यानी वो थोड़ा ज़्यादा है। तो डायग्राम भी देख लें, डेल्टा y ज़्यादा है और dy कम है, इसलिए हम कहते हैं कि दोनों इक्वल नहीं होते और दोनों में फ़र्क होता है। चेंज अलॉन्ग द लाइन कम है, चेंज अलॉन्ग द कर्व ज़्यादा है। तो ये था हमारे पास डिफरेंशियल का और डेरिवेटिव का डिफरेंस, और डिफरेंशियल के यूज़ से हमने दो चीज़ें कैलकुलेट कर ली यहाँ पे, कर्व का चेंज और लाइन का चेंज। अब इसके 3 पार्ट्स हैं और मैं चाह रहा हूँ कि एक पार्ट और मैं आपको करवा दूँ, एक आपका होमवर्क होगा, तो देखते हैं कौन सा पार्ट करना है हमने। अच्छा, जिसके टोटल 3 पार्ट्स थे क्वेश्चन 1 के, वही आपने डेल्टा y और dy फाइंड करना है। वर्डिंग आपके सामने होगी बुक में। दूसरा पार्ट मैं आप लोगों को छोड़ूंगा, सिर्फ मैं स्कैंड दे रहा हूँ कि y वही सेम है, पहले भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन था x² - 1, अब भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और x चेंज हो रहा है 2 से 1.8 पे। तो ऑब्ज़र्व करें तो x डिक्रीज़ हुआ है। अब करना क्या आप लोगों ने, y तो आपके सामने उसी तरह से, सिर्फ जो चेंज है वो मैंने आपको बताना था कि वो क्या है। y आपके पास x² + 2x वैसा ही है, x जो है वो 2 से कहाँ गया 1.8 पे, तो 0.2 लेस हुआ है। तो यहाँ जो चेंज आएगा x में, जिसको डेल्टा x या dx बोलेंगे हम, ये -0.2 का होगा। बस ये नेगेटिव चेंज है, बाकी सारे का सारा वैसे ही है। ये आपका होमवर्क हो गया। ये मैं करवाता हूँ स्क्वायर रूट वाला। इसमें वो कह रहा है कि x चेंज हुआ है 4 से 4.41 पे। तो मैं अगर रफ सी स्केचिंग करूँ इसकी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ किस तरह का बनता है। ग्राफ बनाना चैप्टर 1 से आप सीखते आ रहे हैं। 1-2 रैंडम वैल्यूज़ इसमें स्क्वायर रूट x में पुट कर लें। ये ग्राफ पेपर में नहीं बनाना, सिर्फ अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बना लें आप, रफ में बेशक। तो 0 पुट करें, 0 आएगा, 1 पे 1 आएगा, 2 पे देखें 1.41 एंड सो ऑन करें। तो यूँ ग्राफ बनता है स्क्वायर रूट का, इस तरह से एक कर्व सी बनती है यूँ। तो ये किसका ग्राफ, अब चेंज क्या हो रहा है जी, 4 से चेंज होके 4.41 पे चला गया x चेंजेस फ्रॉम 4 to 4.41, यहाँ चला गया। अब देखें ये 4 के ऊपर हाइट है और ये 4.1 के ऊपर हाइट है, 4.41 के ऊपर। तो अब देखें चेंज क्या आ रहा है, ये पहले वहाँ यहाँ तक हाइट थी, तो ये मैं अगर यहाँ लाइन ड्रा करूँ तो ये जो चेंज आया ना, ये वाला चेंज, ये चेंज आया है चेंज अलॉन्ग द कर्व, इसको हम क्या कहते होते हैं, डेल्टा वाई। क्योंकि कर्व बन रही है ना यूँ, और अगर पार्टिकल स्ट्रेट मूव करता हुआ आता, कर्व ना बनाता, तो ये चेंज आता है ये वाला वाई में। ये जो चेंज लाइन के अलॉन्ग है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते होते हैं डी वाई। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में डी वाई ज़्यादा है और डेल्टा वाई कम है। पिछले क्वेश्चन में डेल्टा वाई कम था, डेल्टा वाई ज़्यादा था और डी वाई कम था। तो बहरहाल दोनों सूरतों में ये क्लियर है कि डी वाई एंड डेल्टा वाई आर नॉट इक्वल या अनइक्वल। तो ये भी हम फाइंड करके देखते हैं क्या बनता है। और जो x का चेंज है 4 से 4.1 पे गया है, तो डेल्टा x या dx 0.41 आया। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बात, y किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ x के। y में ऐड करें डेल्टा y और x में ऐड करें डेल्टा x। डेल्टा y उधर ही छोड़ देना है और y यहाँ ला के माइनस कर देना है।
और y की जगह y की वैल्यू पुट करें। y की वैल्यू कितनी है? स्क्वायर रूट ऑफ x। और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें। पुट क्या करना है इसमें? x की जगह हमने पुट करना है 4 और डेल्टा x या dx की जगह हमने पुट करना है 0.41। ठीक हो गया जी। अब देखें, दिस इम्प्लाइज डेल्टा y आ जाएगा 4 + 0.41 और स्क्वायर रूट x की जगह आ जाएगा आपके पास कितना? 4। तो ये सिंप्लीफाई अगर करें तो 4.41 अगर देखें तो ये बनता है हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट 2.21, इसका 2 बनता है, तो 0.21 जो है ये आ गया आपके पास किसका चेंज? डेल्टा y। ये डेल्टा y की वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ से। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया हमें क्लियर यहाँ से। बल्कि ये बनता है आपके पास 2.1 वो बनेगा और उसमें से 2 माइनस करें तो ये आ जाएगा 0.1। तो 0.1 आ गया चेंज अलोंग द कर्व। ये जो आपके सामने लिखा है ना, ये वाला आ गया 0.1। अब हम निकालते हैं चेंज अलोंग द लाइन। जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो ज़्यादा आएगा हमारा आंसर, चूँकि हमने इसको डायग्रामेटिकली जो है वो अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया। तो मैं इसको रेज करता हूँ और अब हम यहाँ फाइंड करते हैं दूसरा। नाउ आप देखें, आप y हमारे पास किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट ऑफ x के, जिसको हम x बार 1/2 भी लिख सकते हैं। अब हम लेते हैं डिफरेंशियल इसका, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। y का डिफरेंशियल क्या बनेगा? dy। ये शुरू में जाएगा, एक पावर कम कर दें और फिर x का क्या होगा? dx। तो ये सिंप्लीफाई करें, तो 1/2 स्क्वायर रूट x और dx। अब इसमें आप पुट कर दें x को 4 और dx को कितना पुट करना है? 0.41। तो dy बना आपके पास, x की जगह क्या आ जाएगा? 4 1/, और ये आ जाएगा 0.41। इसको सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेट करके लिखते हैं कितना बनता है, फिर हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इसका आंसर उसके आंसर से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऊपर तो ये बन रहा है 0.41 और नीचे अगर आप देखें तो ये 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। अब इसको डिवाइड करने से हमें जो आंसर मिलता है, ये आप रफ में डिवीजन करके भी कर सकते हैं और ये विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी आप कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ जो बनती है इसकी वैल्यू। ले जी, इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके मैंने कैलकुलेट करके लिखी है। ये बनती है 0.01025। ये 0.1025 है, जबकि वो सिर्फ क्या था? वो 0.1 था। तो ये ज़्यादा आ रहा है, यानी 0.0025 इसमें एक्स्ट्रा हमारा आंसर आ रहा है। तो बहरहाल ये आ गई हमारे पास डेल्टा वाई की वैल्यू, और वो क्या था? ये dy हो गया और वो क्या था? डेल्टा वाई। चेंज अलोंग द कर्व भी हो गया, चेंज अलोंग द लाइन भी हो गया। तो तीनों में से मैंने 2 पार्ट पूरे करवा दिए, एक आप पे छोड़ा है, वो इंशाल्लाह आप खुद कर लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ, और क्वेश्चन 2 के भी 3-4 पार्ट्स हैं, उसमें से भी हम 2 पार्ट्स करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे करना है हमने। अच्छा जी, क्वेश्चन 2 लिखा है मैंने और इसमें कहा गया यूजिंग डिफरेंशियल्स टू फाइंड, या यूज डिफरेंशियल्स बेसिकली होना चाहिए, यूज डिफरेंशियल्स। और ये डिफरेंशियल यूज़ करके क्या फाइंड करना आपने? टू फाइंड dy/dx एंड dx/dy। आज स्टार्ट जब मैंने 3.1 का किया था, मैंने आपको ये बात समझाई थी कि डिफरेंशियल की हेल्प से डेरिवेटिव फाइंड किया जा सकता है। तो उसी तरह से हमने ये करना है काम। तो ये फॉलोइंग इक्वेशन से पहली इक्वेशन xy + x = 4 है। तो आप क्या करें, इस पूरी इक्वेशन का थ्रू आउट डिफरेंशियल ले लें, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। जिस तरह पहले आप कहा करते थे बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अब आप डिफरेंशियल कह रहे हैं। तो डिफरेंशियल क्या होता है? d से डिनोट करते हैं d(xy), x का dx और 4 का क्या हो जाएगा? 0। तो जिस तरह आप डेरिवेटिव लेते हुए यूँ लिखा करते थे ना, d/dx ऑफ xy, और यहाँ लगाया करते थे प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ y और y एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x। बिल्कुल वैसे ये काम करना है। अब अगर ये जो नीचे वाला डी हटा दें तो ये डेरिवेटिव से किस में आ जाएगा? डिफरेंशियल में आ जाएगा। तो क्या बनेगा? dxy क्या होगा? x dy + y dx। तो ये देखें, x एज इट इज़ y का डिफरेंशियल
y एज इट इज़ x का डिफरेंशियल। जिस तरह हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाते होते हैं ऐसे ही प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशियल हो जाता है हमारे पास। इसमें से आप x dy तो इधर ही है, इन दोनों में से dx कॉमन ले लें। अब यहाँ से क्या होगा, x dy एक तरफ कर लें, इसको इधर ले आएँ तो ये बनेगा यूँ। अब आपने डिफरेंशियल तो फाइंड कर लिया लेकिन आप इस तक पहुँचना चाह रहे, तो मैंने इधर लिख दिया dy उधर dx इधर। dx को वहाँ ले जाएं, वहाँ जाके डिवाइड करें और वहाँ से x इस तरफ ले आएं, ये ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया dy बाई dx। आल्सो अगर आप इसी को इन्वर्ट कर दें, उल्टा दें, तो dx बाई dy जो हो, dy बाई dx जो होगा जब उसको हम उल्टाएंगे तो ये बनेगा dx बाई dy और इधर आ जाएगा माइनस x ऊपर चला जाएगा और y प्लस 1 नीचे, माइनस अपनी जगह पे ही रहेगा। तो एक ही जो है वो मेथड से आप dy बाई dx और उसी को उल्टा के dx बाई dy बना सकते हैं। अब ये हमारे पास दूसरा पार्ट है इसका, ये लिखा है मैंने x4 प्लस वाई स्क्र प्लस xy। तीसरा पार्ट सॉरी, दूसरा इजी था, मैंने थर्ड लिखा है x4 प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू xy स्क्र। अब इसके ऊपर वही सेम काम करना है मैंने, तो लिख लेते हैं, वही सेम हेडिंग है तो हम लिखेंगे बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x की बजाय क्या लिखना होता है हमने, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग डिफरेंशियल्स। अब देखें d डिफरेंशियल को शो करता है x4 का डिफरेंशियल, वाई स्क्वेयर का डिफरेंशियल और xy स्क्वेयर का डिफरेंशियल। तो एक एक करके शुरू करें, देखिए क्या बनता है। x4 का क्या होगा 4x क्यूब और x का dx, वाई स्क्वेयर का क्या होगा 2y और y का dy। इधर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो ये हो गया 4x क्यूब dx, ये हो गया 2y dy। यहाँ वाई स्क्वेयर का क्या होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ वाई स्क्वेयर का 2y dy, यहाँ भी वाई स्क्वेयर का क्या होगा 2y और y का dy। अब लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लें जिनमें dx लिखा हुआ है और जिनमें dy लिखा हुआ है। dy एक तरफ करते हैं, 2y dy एक तो ये है और एक ये वाला, ये जब उधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा 2xy dy। इधर आपके पास वाई स्क्वेयर dx है और एक ये टर्म dx वाले इधर ले आए, dx सारा राइट पे, dy सारा लेफ्ट पे कर दिया। अब इन दोनों में से dy कॉमन लें तो ये 2y माइनस 2xy बन जाएगा और यहाँ से वाई स्क्वेयर माइनस 4x क्यूब dx हो जाएगा। अब यहाँ से dy इधर छोड़ दें और इस dx को यहाँ ला के डिवाइड कर दें, तो ये ऊपर बन गया वाई स्क्वेयर माइनस 4x क्यूब। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है 2y, तो ब्रैकेट में 1 माइनस आ जाएगा आपके पास x। तो ये आ गया इसका फाइनल डेरिवेटिव। तो ये dy बाई dx बना दिया हमने विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल। इसी तरह इसको उल्टा दिया जाए अगर dx बाई dy, तो ये बनेगा आपके पास 2y इंटू 1 माइनस x और वाई स्क्वेयर माइनस 4x क्यूब। ये लें जी, तो दोनों हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, dy बाई dx भी और dx बाई dy भी। तो एक आध पार्ट में और करवाता हूँ, आज लेक्चर फिर क्लोज करते हैं और आज हमारे 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, प्लस हम चैप्टर का नया आइडिया समझाएगा कि इसमें हमने क्या काम करना है, और एक पार्ट इसका और करते हैं, उसके बाद लेक्चर को मैं क्लोज करता हूँ। तो इसका आखिरी पार्ट देखते हैं अब है, जब इसका आखिरी पार्ट है 4th और इसमें xy माइनस ln ऑफ x इज इक्वल टू c है। ये नई बुक्स में ना यूँ 1nx लिखा हुआ होता है इस जगह पे, तो ये 1 नहीं है, ये असल में ln ऑफ x है, तो प्रिंटिंग थोड़ी मिस्टेक है प्रिंटिंग, ये ln ऑफ x यानी log नेचुरल x है इज इक्वल टू c है। तो उसी तरह जिस तरह हमने बाकी 2 पार्ट्स किए हैं, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, एक्स वाई का क्या होगा डी ऑफ एक्स वाई, फिर डी ऑफ लॉग ऑफ एक्स, और इधर क्या होगा डी ऑफ कांस्टेंट।
एक्स वाई पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, एक्स एज इट इज़ वाई का डिफरेंशियल, वाई एज इट इज़ एक्स का डिफरेंशियल। फिर लॉग एक्स का क्या होगा, 1/x, चैप्टर 2 में आपने पढ़ा हुआ 2.6 में, लॉग एक्स का 1/x और एक्स का फर्दर dx, और कांस्टेंट का क्या होता है 0। तो इसी तरह dy इधर ही छोड़ दें, ये दो टर्म्स इधर ले आएँ तो 1/x dx माइनस वाई dx, ये बनेगा आपके पास 1/x माइनस वाई। जब हम dx कॉमन लेंगे तो x dy की वैल्यू बनेगी हमारे पास, x एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। अब आप dx यहाँ डिवाइड करें और ये वाला x इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा x, तो ये आ गई वैल्यू dy/dx की। आल्सो इसको उल्टाएं तो ये बनेगा dx/dy और वो होगा x²/1 माइनस एक्स वाई। ये आ गया है आपका कंप्लीट आंसर। तो 2 क्वेश्चन हमारे हो गए कंप्लीट। इंशाल्लाह क्वेश्चन 3 से ऑनवर्ड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।